बरकोट की सुबह अपनी पूरी ताजगी के साथ कमरे में मौजूद थी। उस छोटे से घर की खिड़की से ओस से भीगे लाल खपरेल के ढलवां मकान खिलौनों की तरह लग रहे थे। आसपास हरियाली से लदे लंबे पेड़ थे। कालिंदी जी ने खिड़कियां खोल दी और आराम कुर्सी खींचकर खिड़की पर सिर रखकर बैठ गईं। कमरे में एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर आई और रोशनदान के पास बैठकर घोंसला बनाने लगी। कालिंदी जी को दया आई। मन ही मन निश्चय किया, दिन भर पंखा नहीं चलाएंगी, क्योंकि पंखा चलाने से तिनका उठाकर आशियाना बनाने वाली चिड़िया का जुनून कम हो जाएगा। पर कानाराम अगर चिड़िया को देख लेगा तो कभी ठहरने नहीं देगा, तुरंत भगा देगा। कहेगा, आप नहीं समझती मांझी, ये ही गंदगी की जड़ है। अब ये तिनका पे तिनका लाएगी और हम बुहारते बुहारते थक जाएंगे। लेकिन वो कानाराम को कमरे में भी नहीं घुसने देंगी। अगर कानाराम आ गया तो खिड़की भी खोलने नहीं देगा। कहेगा, मांझी, आप किसी दिन चोर घुसाएंगी जरूर। इस उजड़े बसेरे में कौन आएगा काना? यहाँ तो घर के ही नहीं आते। वो एक बार फिर कहीं अतीत में खो जाती हैं। सुशांत, संज्ञा, उनके अपने बच्चे और अपने बच्चों से भी बढ़कर सुशांत व संज्ञा के बच्चे, बहू डॉली और दामाद संभव। लेकिन सभी महानगरों की दौड़ में गुम हो गए हैं। इस छोटे से कस्बे में कोई नहीं आना चाहता। बच्चों के लिए यहाँ वीडियो गेम नहीं है, न ही केबल टीवी, बहू बेटियों के लिए न ही कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, न कोई क्लब या हाई सोसाइटी। संज्ञा की मजबूरी तो उन्हें समझ में आती है। इतनी दूर कैलिफोर्निया से बरकोट तक आना जाना इतना आसान भी नहीं। लेकिन सुशांत, वो तो आ सकता है, बस ले देकर उन्हें ही अपने साथ ले जाने की जिद रहती है। पर कालिंदी जी जानती हैं, वहां जाकर वो भी वैसी ही हो जाएंगी। सुशांत के ड्राइंग रूम में रखे सजावट के सामान की तरह किसी चीज को थ लगाते ही दोनों चिल्ला उठते हैं। ममा प्लीज, आप वहां से दूर ही रहना, या फिर अरे, आप क्यों सब्जी काट रही हैं? कमला है ना, वो कर देगी। फिर अभी कौन आने वाला है? दोनों पति पत्नी उन्हें इतना ज्यादा तिरस्कार देते हैं कि नौकर भी अगल बगल मुस्कुराने लगते हैं। या फिर बेकार का लाड़, आपने गोली ली? आज गई थी आप घूमने? दामोदर, ममा को लेकर गए थे? क्यों? अगर वो नहीं समझती तो तुम जानते थे कि उनके लिए घूमना कितना जरूरी है। गोया मरा दामोदर, माँ से ज्यादा समझदार है। उसके भरोसे रहा जा सकता है, पर माँ बेवकूफ है, जो समझती ही नहीं। और फिर वो क्यों जाए नौकर के साथ घूमने? क्या बहू या बेटे में से कोई नहीं चल सकता उनके साथ? पर क्यों चले? व्यस्तताएं ही ढेरों हैं। आज क्लाइंट मीटिंग, कल सेमिनार या फिर किसी के साथ अपॉइंटमेंट, इन सब से समय निकाल भी लें तो डिनर, लंच और मूवी जैसे प्रोग्राम में ही समय निकल जाता है। फिर डिग्निटी का भी तो सवाल है। अगर किसी ने पूछ लिया, ओह आपकी मदर हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, तो अपना आपा ही छोटा हो जाएगा साहबजादे का। कालिंदी जी समझ नहीं पाई कभी। उन्होंने तो बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार ही दिए थे, कभी ऊपरी तड़क भड़क और बनावट पर जोर नहीं दिया। तो क्या सब कुछ जमाने की हवा का असर है? और असर भी ऐसा कि उनका बताया सिखाया सब हवा? आज उन्हें ही डांटते हैं, ममा, आपने जीवन भर बेवकूफियां ही की हैं। औरों को देखिए, कितना बैंक बैलेंस, कितनी प्रॉपर्टी, और हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। हमसे तो अच्छे मार्क और वो मनोहर ही रहे। कितना पैसा है दोनों के पास और रुआब भी कितना। लोग जुबान तक नहीं खोल पाते उनके सामने। अपनी स्मृतियों में वो अनजाने ही घिरने लगी थीं। अपने इलाके के प्रख्यात जमींदार द्वारकादास की इकलौती पुत्री, नाना कलकत्ता हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर। घर में पूरा ग्रेजी ठाठ बाट था। जब 3 साल की थी, तब माँ का देहांत हुआ, लेकिन नानी ने घर आने नहीं दिया था। इस भय से कि कहीं दामाद ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ उनकी फूल सी बच्ची को जीवित नहीं रहने देंगी। लेकिन जब पूरे 5 वर्षों तक अकेले रहकर द्वारकादास ने दूसरा विवाह न करने का आश्वासन दिया, तो उनकी इस अग्निपरीक्षा ने नानी का मन पिघला दिया और उन्होंने कालिंदी जी को भेज दिया था द्वारका प्रसाद के साथ। दादी ने हुलसकर समेट लिया था उन्हें अपनी गोद में। अरे हमार सुग्गी, हमार मैना, तो हर बिना त हमार घर आंगन सूना रहा। अब तो चहूं और बाहर आ गई हो जैसे। दादी के साम्राज्य की अकेली राजकुमारी, नानी का स्नेह तो इसके सामने कुछ नहीं था।
वहाँ मामा के दर्जन भर बच्चों के बीच उनकी हस्ती नगण्य ही थी। दादी माँ हर समय मुंह जोहती रहती। देख बिटिया, तेरे लिए मैंने हाथरस से रबड़ी मंगाई है, जरा चखकर तो देख। पर कालिंदी जी को उस रबड़ी से कहीं ज्यादा स्वाद मिलता कच्चे पक्के अमरूदों में, कच्ची अमिया में, हरे चने की फलियों में। दादी की नजरें बचाकर जब तब सरक लेती बगीचे में। अपने महाभोज में गली के सब बच्चों को भी भागीदार बना लेती। पढ़ाने के लिए घर पर ही एक मिशनरी शिक्षक आते थे। उनकी पत्नी मरिया उन्हें अंग्रेजी बोलचाल और तहजीब सिखाने आती थीं। रविवार का दिन गिटार और पियानो सीखने के लिए तय था। उनका हंसना बोलना, वन पीस गाउन पहने खुले सिर सबके सामने घूमना दादी माँ को फूटी आंख नहीं सुहाता था। एक दिन कालिंदी जी बाहर से आंगन में आईं और उन्होंने सुग्गे का पिंजरा खोल दिया। दादी माँ हाय हाय कर उठीं। ये क्या किया बच्चा? सुग्गा भला उड़ न जाएगा? उसे उड़ने दो दादी, इसीलिए तो खोला है पिंजरा। किसी को यूं कैद करके रखना गुनाह है। क्या हक है हमें किसी की आजादी छीनने का? वो वहीं बैठकर सुग्गों को पुचकार लगी। उड़ जा पंछी प्यारे, उड़ जा। सुग्गा फुफकता हुआ रसोई के छप्पर पर जा बैठा, तो वो खुशी से ताली बजाकर नाच उठीं। दादी एकटक देखती रह गईं। यह सब उस फिरंगीन मेम की ही सोहबत का असर है। दादी मन ही मन बुदबुदाईं। फिर दादी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कालिंदी जी का तुरंत विवाह करवा दिया जाए। द्वारकादास ने सुना तो हंसने लगे। यह क्या कह रही हो माँ? अभी कालिंदी की उम्र ही क्या है? कम से कम 10वीं तो पास कर ले। अब ये सब तो तुम ही जानो। इस साल 15वां लग गया है। लड़का कहीं बाजार में बैठा तो मिलता नहीं है, जो रुपया दिया और उठा कर ले आए। अभी से खोजना शुरू करोगे तो 1-2 साल लग ही जाएंगे। तब तक परीक्षा भी दे देगी। फिलहाल उस मेम का आना बंद कर दो। उसकी सोहबत ठीक नहीं, बिटिया को बिगाड़ रही है। देखो, इसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही है। फिर ऐसा स्वभाव रहा तो दबना या झुकना तो सीखेगी ही नहीं। फिर सास और नंद से कैसे निभेगी इसकी? दादी की आशंका सही निकली। कालिंदी जी की आजाद प्रवृत्ति ससुराल की परंपरागत सामंतवादी व्यवस्था के साथ समझौता नहीं कर सकी। ऐसे न बोलो, वहाँ न जाओ, उधर न झांको जैसी तमाम वर्जनाएं किसी अदृश्य तलवार की तरह सिर पर लटकी रहती थीं। दोनों बड़ी जेठानियां सास के सामने बेजुबान गाय की तरह खूंटे से बंधी जुगाली करती रहतीं। पर नियम कानून से बंधा जीवन कालिंदी जी को रास नहीं आया। पति कृष्णमुरारी जी ने यूं तो लॉ में एडमिशन ले रखा था, पर इतना साहस नहीं था कि माता पिता द्वारा बनाई गई दंड संहिता में रत्ती भर भी संशोधन कर सकें। उन्हीं दिनों सुशांत और संज्ञा का जन्म हुआ। फिर यहाँ की पढ़ाई पूरी करके कृष्णमुरारी जी मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कुछ तो बच्चों का मुंह देखकर और कुछ इस आशा में कि कृष्णमुरारी जी वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कालिंदी जी पिंजरे में बंद छी की तरह दिन गुजारती रहीं। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं। कृष्णमुरारी जी पूरे 5 वर्षों के बाद वापस आए। चवन्नी भर बिंदिया और सोने चांदी के गहनों से झमाझम लदी कालिंदी जी पूरा दिन सजती रहती, पर जिनके लिए सजती वे उनके कहाँ थे? वे तो एक पराई फिरंगिन महिला की अमानत हो गए थे। सुहागिन होने का दर्द जितना चूर चूर होता, उनका पागलपन बढ़ता चला जाता। दिन प्रतिदिन उनकी हालत दुखद होती चली गई। मेरी पायल कहाँ है? चलूंगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं आ रही हूँ? जी, देखो तो कहीं दरवाजे से चुपचाप न निकल जाएं। जेठ जी से कहना उन्हें जाने न दें। मैं देवी माँ को 7 मनौतियाँ चढ़ाऊंगी। बड़बड़ाहट का ये क्रम पूरे 4 दिन जारी रहा और जब थमा तो इस प्रतिज्ञा के साथ कि अब कभी इनका चेहरा नहीं देखूंगी। अब यहाँ रहूंगी भी नहीं। तारिणी देवी ने सामान ठीक करते देखा तो पूछ बैठी, सामान क्यों ठीक कर रही हो बहू? मैं बाबा के पास जा रही हूँ, उनका सीधा सपाट सा उत्तर था। क्यों भला? मुरारी 10 दिन पहले ही आया है, उससे पूछ तो लिया होता। जिनके साथ 7 भामरे लेकर इस चौखट पर कदम रखा, जब वो ही पराये हो गए, तो उनकी हाँ या ना का मतलब ही कहाँ रह गया है मेरे लिए? इसमें नया क्या है? हमारे परिवार में ऐसा होता ही आया है। शुक्र मना तेरे या तेरे बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुरारी ने।
तो क्या उन सुविधाओं के पीछे गिरवी पड़ी रहूंगी मैं? सौतन के तलवे चाटूंगी? इतनी हिम्मत? ठीक है, जाना चाहती है तो जा, लेकिन अपने बच्चों को यहीं छोड़कर जा। तारिणी देवी को पूरा विश्वास था कि पिता ब्याहता बेटी को कितने दिन रखेंगे, और साथ में दो दो जुड़वां बच्चे। कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी। लेकिन कालिंदी जी को तो विधाता ने किसी और ही मिट्टी का गढ़ा था। एक छोटे से सूटकेस में अपना कुछ मूली सामान भरा और अकेली ही चल दी स्टेशन की ओर। रास्ते भर सोचती रही, बाबा मेरे लिए ही तो जिंदगी भर अकेले रहे, अब उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। लेकिन बाबा अकेले कहाँ थे अब? वहाँ तो फुलझड़ी पहले से ही विद्यमान थी। बाबा की गोद भी खाली नहीं थी। 3 महीने का गोल गुथना सा मनोहर उनकी गोद में बैठा किलकारियां मार रहा था। बेटी को देखकर द्वारकादास ने अपराधियों की तरह सिर झुका लिया था। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से आवाज निकली थी, मुझसे बड़ी भूल हो गई बेटी, लेकिन यहाँ का अब भी सब कुछ तुम्हारा है। कालिंदी जी मानो कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी। बाबा इतने दिनों से रोकी व्यथा सहसा बांध तोड़कर बह चली। पिता के घुटनों में सिर छिपाकर घंटों हिचक हिचक कर रोती रहीं। न तो द्वारकादास कुछ पूछ सके कि एकाएक कैसे आई, पाहुन कैसे हैं, वो साथ क्यों नहीं आए, और न ही कालिंदी जी ही कुछ बता पाईं। क्या बताती, किसे बताती? बेटी की उम्र की पत्नी के प्रेमपाश में गले तक डूबे पिता क्या उनकी व्यथा समझ पाते? सही कहती थीं नानी, पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता। बड़े यतन से संजोई पिता की छवि धूमिल पड़ने लगी थी। कालिंदी जी आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुईं। क्षण भर को गौर से देखा पालने में लेटे मनोहर को। बिल्कुल पिता की अनुकृति, वैसा ही चौड़ा माथा, वैसी ही आंखें। एकाएक उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया तो आंखें फिर उमड़ चली थीं। पिता ने बहुत रोकना चाहा, पर रुकी नहीं थी कालिंदी जी। सुशांत और संज्ञा को गोद में उठाया और निकल पड़ी विस्तृत व्योम तले एक अनजाने गंतव्य की ओर। हाथ में न पैसा था, न ही कोई सर्टिफिकेट। बेरंग जिंदगी कटु सत्य का प्याला लिए सामने खड़ी थी। न जाने कितनी रातें यही सोचते और छटपटाते काटी कि दिन वर्षों की जर्जर नाव खेने के लिए मजबूत पतवारें कहाँ से लाएंगी। कितने दिन, महीने और वर्ष बीत गए। छोटे छोटे गांव, नगर, भीड़ भरे शहर, और अब 10 वर्षों से यहाँ उन्हीं मिशनरी दंपति के साथ इन सर्पाकार घाटियों के बीच स्कूल शिक्षिका और वार्डन की हैसियत से रह रही थीं, जिन्होंने बचपन में कालिंदी जी को उसूलों पर जीवन जीना सिखाया था, अन्याय न सहने का पाठ पढ़ाया था। समय के साथ साथ सुशांत और संज्ञा ने 12वीं पास कर ली। इससे आगे का सफर और भी कठिन था। बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करवाने के लिए न कोई साधन थे, न ही कोई स्रोत। अतिरिक्त कमाई के चक्रवात में पिसते समय वो कई बार छटपटाईं, फिर मूक समझौतों की गिरहों से खुद को बांधती चली गईं। आज संज्ञा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में सुखद जीवन जी रही है। सुशांत सीए है और उसकी पत्नी भी सीए है। दोनों की प्रैक्टिस सोना उगल रही है, फिर भी उसे माँ से शिकायत है, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा बेवकूफियां ही की हैं। माँ, क्या करें आकर वहाँ? न कोई सोशल सर्कल है, न ही मनोरंजन के साधन। मैं और संज्ञा तो आपकी संतान हैं, वहीं पले बड़े हैं, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, पर हमारे बच्चे? उन्होंने तो शुरू से ही समृद्ध जीवन जिया है, वो अलग माहौल में पल रहे हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सुनकर कालिंदी जी हैरान रह गईं। कल तक जो बच्चे माँ माँ कहकर उनके आगे पीछे घूमा करते थे, जिनका कोई काम उनके बिना पूरा नहीं होता था, नई जिंदगी शुरू होते ही उन्हें तानों उलाहनों से बींधने लगे हैं। पिछली बार सुशांत ने तो उनकी व्यथा को मथ डाला था। संज्ञा भी भाई की हाँ में हाँ मिला रही थी। पति का घर छोड़ा, पर अधिकार क्यों छोड़ा? अधिकार यानी पैसा? संज्ञा तो यहाँ तक सुना गई थी, विधवा औरतें भी तो अपने ससुराल में रहती ही हैं। कम से कम अपना हक तो मिलता है उन्हें। आपके जैसा दानवीर तो कोई विरला ही होगा। पिता की पूरी संपत्ति भी बांट दी मनो रखो और यहाँ चली आई इस छोटे से पहाड़ी इलाके में। एक अरसे से जतन से संजोया बांध भावों के ज्वार के तीव्र प्रवाह से स्वतः ही टूट गया था। पैसा पैसा पैसा, क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है?
ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल में चुभी फांस और गहरे धंसती जा रही है। गले में रुलाई अटक कर रह गई और आंखों में उतर आई अजीब सी नमी, जो न सूख पा रही और न आंसुओं में बह पा रही थी। एक सर्द आह सी भरी उन्होंने। सारी उम्र रिश्तों का सही हिसाब किताब रखने वाली कालिंदी जी संबंधों के समीकरण समझ ही नहीं पाईं। सारे नाते उनके कुछ मांगने से पहले ही साथ छोड़ गए। पहले पिता, फिर पति और अब अपने ही रक्त मांस से सींची अपनी संतान। घड़ी ने 8 बजा दिए थे। रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी। कालिंदी जी ने पास पड़ा शॉल उठाकर अपने चारों ओर लपेटा और सोने चल दी। अभी बिस्तर पर लेटी भी न थी कि कानाराम ने दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने चौंक कर चिड़िया को देखा, जैसे कह रही हो, बस भई, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो सामने कानाराम खड़ा था। पीछे शायद कोई और भी था। आते ही उसकी बड़बड़ाहट शुरू हो गई। मां जी, यूं तो 12 बजे तक जागती रहेंगी, आज इतनी जल्दी काहे सो गईं? तबीयत तो ठीक है ना? कानू, कौन है रे? मां जी, हम नहीं जानते। कहते हैं आपके रिश्तेदार हैं। मेरी माँ आपके यहाँ नौकरानी थी लक्ष्मी। याद है, एक बार पौधों की गुड़ाई करते समय खुरपी लग गई थी मेरे पाँव में। खून की धारा बह निकली थी। तब आपने मरहम पट्टी करके मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तो वहीं पड़ा रहता। मालकिन कितनी नाराज हुई थी आपसे। तो तुम लक्ष्मी के बेटे हो कमलजीत। लक्ष्मी। कालिंदी जी फिर शून्य में भटक गईं। हवेली के आंगन में जिसका प्रवेश निषिद्ध था, बाहर से ही आती और कूड़ा करकट लेकर चली जाती। दोनों जेठानियों ने तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। कालिंदी जी ने पूछ लिया था। तारिणी देवी सुनते ही आग बबूला हो गई थीं। बुरी तरह फटकार दिया था उन्हें। सारा गांव जानता है लक्ष्मी के साथ श्याम सुंदर के संबंध को। वो बदनाम औरत कालिंदी जी की पुतलियों में जैसे कोई आग दहक उठी थी। ऋषि मुनियों ने औरत की देह को नरक का द्वार कहा है ना, क्यों? औरत की देह नरक का द्वार तभी तो बनती है जब उसे पुरुष की गंदी निगाहें छू देती हैं। लक्ष्मी की देह भी तो तभी नारकीय बनी जब उस पर श्याम सुंदर की कुदृष्टि पड़ी। श्याम सुंदर का हुक्का पानी तो किसी ने बंद नहीं किया। नामी लठैत था वो गांव का, भला उससे टकराने की हिम्मत किसमें थी? रह गई बेचारी निर्बल निरीह लक्ष्मी। उसे कुलटा की संज्ञा देकर समाज से बहिष्कृत कर देना बड़ा आसान काम था, इसलिए कर दिया लोगों ने। आप कहाँ खो गई बड़ी माँ? देखिए, मेरे माथे पर चोट का निशान अभी भी है। तू यहाँ कैसे आया कमलजीत? माँ ने मरने से पहले आपका ही नाम लिया था। यह भी बताया कि हवेली वालों से छिपकर आप मेरे स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म का खर्चा दिया करती थीं। सच, बड़ी माँ, अगर आपने वो सब न किया होता तो मैं भी माँ की तरह कूड़ा उठा रहा होता। कमलजीत का गला भर आया। कलेक्टर हूँ आजकल, यहाँ ट्रांसफर कराकर आपका कर्जा उतारने आया हूँ। लेकिन इस बार कलेक्टर बंगले में नहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा आपके साथ। मैं जानता हूँ आप अकेली रहती हैं। इस बुढ़ापे में सुशांत भैया को आपकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे रोकना मता। जब तक यहाँ रहूंगा आपके साथ रहकर आपकी देखभाल करूंगा। अपने बेटे को अपने साथ रहने देंगी ना माँ? कालिंदी जी ने हथेली से उसके गाल थपथपाए तो हथेली में नमी तैर गई। उन्होंने छोटे बच्चे की तरह उसे अपने आंचल में समेट लिया। उसके माथे की चोट सहलाई और कहा, तू मेरे पास ही रहना। हम माँ बेटे एक साथ रहेंगे। कानाराम देहरी पर ही खड़ा था। उसकी भीगी पलकों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। आदमी पंछी की तरह तिनका तिनका बटोरकर नीड़ बनाता है और बच्चे पंख निकलते ही उड़ना सीखते हैं। आकाश की ऊंचाई दामन में समेट लेना चाहते हैं। रह जाती हैं कुछ यादों की धुंधली स्मृतियां और अंत के लिए प्रतीक्षारत वृद्ध आंखें। इस उजड़े बसेरे में जाने कहां से यह पंछी भटक कर आ गया है कौन जाने, पर वो जो सचमुच अपने हैं, समय और परिस्थितियों की किन काली कंदराओं में गुम हो गए नहीं मालूम। क्या प्रेम, विश्वास और अपनत्व की छाया तले यह पंछी इस उजड़े बसेरे में टिक पाएगा? अगर टिका भी तो कब तक?